जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि सऊदी अरब ने जो लाउड स्पीकर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है मसाजिद में, जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता था। और उलमा जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी लाउड स्पीकर ऑन कर लें और जो जो मर्ज़ी बोलते रहें। और ये इन्होंने कहा है कि जो सिर्फ़ अज़ान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इकामत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो सऊदी अरब के मिनिस्टर हैं बेसिकली इस्लामिक अफ़ेयर्स के, अब्दुल लतीफ़ अल शेख, उन्होंने ये बेसिकली अक्रॉस द किंगडम, पूरी सऊदी अरब की जो स्टेट है उसके अंदर ये तमाम मसाजिद को ये जारी किया है। अब अज़ान क्योंकि एक प्राइमरी कॉल है और बेसिकली ये समझते ये हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें जो है वन शुड नॉट ट्रबल द अदर्स, और दूसरों को ट्रबल में नहीं लाना चाहिए। और इस तरह गैर ज़रूरी आवाज़ें भी नहीं उठानी चाहिए। अब एक चीज़ तो समझने की आती है कि बेसिकली ये कोई लॉ नहीं है कहीं पे कि किस सेक्टर में, किस इलाके में कितनी मसाजिद चाहिए। जहाँ पे जिसका जो दिल किया उसने मस्जिद बना ली, चलो, हर इंसान का हक है, वो अल्लाह का घर बनाना चाहता है और इस तरह की चीज़ें करना चाहता है। लेकिन जो एक होता है ना कि तरीके से चीज़ें की जानी, वो नहीं की जाती। और अबव ऑल जो मसाजिद का किस लाउड स्पीकर का मिसयूज़ होता है, ये बहुत बड़ा आपको पता है कि प्रॉब्लम है। और ये मैं पाकिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ, कि पाकिस्तान के अंदर भी इस पे बड़ी बहस हुई कि ये मसाजिद का ये जो लाउड स्पीकर है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, अ, 2014-15 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, और उस वाक़ये के बाद पाकिस्तान ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। और उस वाक़ये में ये भी कहा गया, वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें लाउड स्पीकर्स के हवाले से भी बात हुई कि ये जो मसाजिद में लाउड स्पीकर जो है इस्तेमाल होता है, ये इसके ऊपर भी बात हुई। और कि इसको स्पेशल लाउड स्पीकर ऑर्डिनेंस आई थिंक आया था एक। और फिर उसको बाद में लॉ शॉ भी बना, लेकिन ये साउंड सिस्टम के ऊपर भी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने भी करने की कोशिश की, लेकिन हम वो बुरी तरह नाकाम हो गए, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा केसेस भी बनाए। लेकिन वो नाकाम हम इसलिए हो गए कि पहली बात तो ये है कि ये जो कॉल फॉर इस तरह की जो कॉल होती है, ये 2 तरह कर सकते हैं। अगर सऊदी अरब करेगा तो सऊदी अरब तो एक मोनार्की है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो वो तो एक नोटिफ़िकेशन भेजेंगी और नोटिफ़िकेशन से सारे का सारा जो है चीज़ क्लियर हो जाएगी और सबको पता है कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है और यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी तो नहीं हम कह सकते इसको। हाइब्रिड डेमोक्रेसी होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको जैसे भी है एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है। आपको उलमा को, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को, मदरसास को साथ लेना पड़ता है। जिस तरह मैंने बताया आपको थोड़े दिन पहले, इत्तेफ़ाक से ये बुक मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, पैगाम-ए-पाकिस्तान। ये जो बुक है ये ओवरऑल तो बात ये करती है जी कि ठीक है, हमें जिहाद के हवाले से बात करती है और स्टेट की जो रिट है उसकी बात करती है, लेकिन इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हुई। बल्कि थोड़े दिन पहले की एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। वैसे तो ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है, क्योंकि ये उलमा का ग्रुप है, जो सारा टाइम एडवाइस करता रहता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी ये बाइंडिंग नहीं है कि उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करे। अब ये कौन-सी ऐसी आई काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, लेकिन वो जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनी हुई है, वो सिर्फ़ इसलिए बनी हुई है ताकि उलमा को ठंडा किया जाए, उनको रिसोर्सेज़ दिए जाएँ, उनको ऑफ़िसेज़ दिए जाएँ। ये पुराने वक़्तों में बस वो ज़िया साहब, थैंक यू जनरल ज़िया, और फिर उसको ये कंटिन्यू रखा गया। और क्योंकि हर आने वाली जो सरकार है वो बेसिकली उलमा को जो है वो अपीज़ करती रही, उनको जैसे कहते हैं ना, दूध पिलाते रहे कि भाई ठीक है, इनको भी दो, इस फ़िक़्ह को भी दो, इस फ़िक़्ह को भी दो, ताकि वो ख़ामोश रहें, उनके खिलाफ कोई महाज़ ना उठे। तो ये हुकूमतों को बड़े मसले होते हैं और ये चीज़ चलती रहती है। अभी रिसेंटली जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की मैं बात बता रहा था आपको, वो ये था कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जितनी मसाजिद हैं,
ان کے اندر جو سرمن ہے، جو مسجد میں جو خطاب کرنا ہے، وہ جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول کرے گی۔ اب اسٹیٹ بتائے گی کہ کس مسجد میں کیا خطاب ہونا چاہیے۔ تو وہ ظاہر بات ہے ہر مسجد کے لیے علیحدہ خطاب تو نہیں ہو سکتا، لیکن آبویسلی وہ ایک ہی خطاب ہوگا جو پورے پاکستان کی مساجد میں کہا جائے گا۔ اگر اس کو میں لنک کروں کہ کیا پاکستان کی اسٹیٹ اس طرح کر سکتی ہے، سعودی عرب تو کر لیتی ہے۔ سعودی عرب نے تو کر کے دکھا دیا، وہ تو اس طرح خطبے جو دیتے ہیں اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹیز اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پہ سنی، شیعہ، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی اور یہ سارے کے سارے، اور یہ مانتے بھی کسی کو نہیں ہیں۔ اور ابو آل جو انٹلیکٹ ہوتا ہے ہمارے عالموں کا یا عالم دین صاحب کا جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کا کیا انٹلیکٹ ہے، اور اس کے آگے کون بیٹھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ان پڑھ بیٹھا ہو سکتا ہے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھا ہو، ایک ماسٹرز بیٹھا ہو، ایک انجینئر بیٹھا ہو، کیا ہو، لیکن کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ اس بندے کو خطاب کرنا ہے، تو وہ جو آگے بیٹھے ہیں وہ کوئی بھی ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔ اور نارملی لوگ عالم صاحب کی یا مولانا صاحب کی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس یہ منصب ہوتا ہے تو خاموش رہتے ہیں کہ بھائی یار چلو اللہ نے اس کو منصب دیا ہوا ہے، اللہ نے منصب تو چلو کیا دینا تھا، بندوں نے منصب دیے ہوتے ہیں، بندے ہی کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اس کو عالم کو بنا دو، اور ہم اس کو جو ہے وہ اتنے پیسے دے دیں گے، اور یہ ایک چیز چل پڑے گی۔ تو یہ ایک آبویسلی ایک چیز تو ہے۔ اب سعودی عرب کہہ رہا ہے جی ہم تو بین کر رہے ہیں، ہم تو کسی کو نہیں الاؤ کریں گے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ کر سکے۔ اب یہ سعودی عرب اگر یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ جو رائٹ ونگ کلرجی ہے، بیسیکلی دائیں بازو کے جو علماء ہیں، وہ تو اس کو بہت کرٹیسائز کریں گے۔ اور سعودی عرب میں آپ کو یاد ہے کہ یہ سمجھیں کہ لیفٹ لیننگ پالیسیز آ رہی ہیں جو کہ پرنس محمد بن سلمان وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ ساری کی ساری ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے تقسیم ہیں کئی جگہوں پہ، کیونکہ اس کو ہائبرڈ نظام بھی کہا جاتا ہے، اور ہائبرڈ نظام سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سول اور ملٹری مل کے چیزیں چلا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری فارن پالیسی پہ بہت سارے جو ایریاز ہیں وہاں پہ حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل افغانستان کو فوج نے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، مڈل ایسٹ کے تعلقات جو ہیں وہ انہوں نے ٹھیک کر کے دیے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک ہائبرڈ سسٹم ہی کہا جاتا ہے اس کو۔ عمران خان سویلین چیزیں دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور فارن پالیسی کی، اور یا پھر مسلم دنیا کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سو کالڈ۔ سو یہ ایک عجیب قسم کی سچویشن تو ہے یہاں پہ، لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ کہ یہ جو انہوں نے لاؤڈ اسپیکرس کو جو کہا ہے کہ بھائی یہ کنٹرول کرو۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں یہاں اسلام آباد میں تو نہیں جہاں، لیکن میرا گاؤں ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ میرے گاؤں میں 3-4 مساجد ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہاں پہ ایک عالم صاحب یا اس جہاں پہ میں رہتا ہوں ابھی صبح اٹھیں اور اسپیکر پہ باتیں کرنا شروع کر دیں، لوگ سو رہے ہیں، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے یونیورسٹی جانا ہے، اب ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ مجھے ایک دوست بتاتا تھا، کہتا تھا کہ میرا جو گھر ہے وہ بالکل مسجد کے ساتھ ہے، اور ہمارے جو عالم صاحب ہیں وہ صبح اٹھ کے ہمیں واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں اسپیکر پہ، تو جس سے میری نیند خراب ہوتی ہے، میں نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے میں تو کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، اور میں نے تو اگر رات کو لیٹ سویا ہوں اور صبح جلدی اسپیکر آن ہو گیا ہے تو وہ میں کس طرح کر کے چیزوں کو مینیج کر سکتا ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا ہمیں مادر بیدر آزادی دے دینی چاہیے مساجد کے اندر کھڑے لوگوں کو کہ وہ جب مرضی اسپیکر کا بٹن آن کر دیں اور جو مرضی بولنا شروع کر دیں؟ کیا یہ اس طرح کی پوزیشن کی جا سکتی ہے؟ آبویسلی نہیں کی جا سکتی، اور یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو یہ مانتے ہوئے یہ ٹائم لگے گا کہ لوگوں کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے، لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے، ہر بندے کو، ہم آلریڈی مسلمان بندے کو کیا مسلمان کرنا ہے؟ وہ جو ایک بندہ پہلے ہی کہتا ہے میں مسلمان ہوں بھائی، وہ کہتا ہے آپ کو میں ہمیں اور مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے طریقہ کار ہیں، یہ ایک obviously it is something which should be put in place، اور جو پاکستان نے قوانین بنائے ہیں ان قوانین کو امپلیمنٹ کریں۔ نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے کہا تھا کہ آپ جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس کا ٹیک کیئر کریں گے، لیکن آپ سے پراپرلی ٹیک کیئر نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ
ये जो आपने बात की है कि इमरान खान के गवर्नमेंट के उलमा ने जनाब के जो मसाजिद के अंदर सरमन है, जो खिताब है, वो पूरे पाकिस्तान में एक होगा और वो रियासत देगी। तो ये किस तरह मुमकिन है और ये किस तरह होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए रियासत को एक माहौल बनाना चाहिए, एक पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट करना चाहिए, मुआशरे से सपोर्ट लेनी चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं ली हुई। तो इस तरह चीज़ें डेवलप नहीं होती और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, वो जो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत डरते हैं। उनको पता है यार ये इनको अगर हमने डिप्राइव किया किसी चीज़ से तो ये हमारे खिलाफ सड़कों पे आ जाएँगे, मुआशरा हमारे सड़कों पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे लोग जो होते हैं इवन के यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टाइकॉन्स होते हैं, वो भी उलमा से और दाएँ बाजू की क्लर्जी से राब्ता रखते हैं ताकि कल को अगर उनके खिलाफ रियासत कोई एक्शन लेने की कोशिश करे, तो वो जो ये जो इन लोगों को सड़कों पे ले आएँ, मदरसे के बच्चों को और इस तरह। ये भी यहाँ पे बड़ी पॉलिटिक्स होती है। ये यहाँ पे क्या हर जगह इस जहाँ पे मदरसे हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स ज़रूर होती होगी। सो जो सऊदी अरब की ये जो चीज़ है इसको मैं तो बड़ा खुशाइंद कहता हूँ कि रियासत का सख्त स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए अपने अवाम के ऊपर और रियासत की मर्ज़ी के बगैर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टर्की का नाम लूँगा, टर्की के अंदर ये है। आई विज़िटेड टर्की एंड हमारे तो जैसी व हमें तो पता ही नहीं क्लीनलीनेस क्या होती है, वो दे नो हाउ टू मेक देयर मॉस्क्स इवन क्लीन। और उन्होंने अपनी मसाजिद के ठेके दे दिए हुए हैं। मतलब ये है कि अगर आपने उनका वॉशरूम भी यूज़ करना है, तो यू हैव टू पे। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो हमने वो मसाजिद के वॉशरूम को फ्री समझा हुआ है और वहाँ पे जाएँ तो वो लगते नहीं है मस्जिद का वॉशरूम है। वो मतलब इतनी हमने अपनी मसाजिद की प्रॉपर्ली टेक केयर नहीं करते। तो वहाँ पे मसाजिद में जो खुतबा होता है वो स्टेट ही देती है उसको और जो लोग होते हैं जो उसकी मसाजिद की टेक केयर कर रहे होते हैं, दे आर वेरी मच वाइज़ पीपल। तो यहाँ पे भी इस तरह का चीज़ होना चाहिए कि एटलीस्ट जो मॉस्क है दैट शुड बी अ मॉडल प्लेस। और मैंने रिसेंटली एक टेड टॉक भी की थी, शायद वो टेड पे पड़ी होगी या मेरे कहीं फेसबुक, यूट्यूब पे कहीं पड़ी होगी शायद। जिस पे मैंने ये कहा था कि जो मसाजिद हैं उनको कम्युनिटी सर्विसेज़ के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने मसाजिद को आउटसोर्स कर दिया एक ख़ास तबके के हक़ में। हमें उनसे चीज़ों को वापस लेना है और हमें प्रोग्रेसिव मॉडर्न जो लोग हैं उनके हाथों में मसाजिद का कंट्रोल देना है ताकि वो इंटरफ़ेथ हार्मनी की बात करें। और ये जो पाकिस्तान में हमारे साउथ में जो हम देखते हैं कि अब हिंदुओं के साथ जो सलूक होता है, माइनॉरिटीज़ के साथ, ईसाइयों के साथ, अहमदियों के साथ, ये बराबरी का सलूक होना चाहिए और उन लोगों के पास मसाजिद का कंट्रोल है, जो बेसिकली दोज़ हू कैन प्रीच इक्वालिटी, दोज़ हू कैन प्रीच रिस्पेक्ट फॉर द अदर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एज़ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और एज़ पर व्हाट द इस्लाम सेज़, इस्लाम भी तो यही कहता है। सो मेरा ख़्याल है कि ये सऊदी अरब के इस डिसीजन को एप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ़ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली करना चाहिए। हम थ्योरी लिखने में तो बहुत अच्छे हैं, हम लेकिन प्रैक्टिकल लिखने में हम कोई नहीं, करने में हम कोई नहीं, क्योंकि हम डरते हैं उनसे उलमा से। और चलो ठीक है, किसी हद तक डरना तो आपका बनता है, लेकिन ये एक नेशनल अप्रोच होनी चाहिए और नेशनल अप्रोच से ही चीज़ें बेहतर होती हैं। ये इंडिविजुअल अप्रोच और एक पार्टी की अप्रोच से चीज़ें नहीं चल सकती। थैंक यू।